हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट में लगातार विलम्ब हो रहा है और विलम्ब में सबसे बड़ी जो समस्या है, छात्रों को ये लग रहा है कि आखिर कब रिजल्ट आएगा। ऑडिटर का रिजल्ट हो, चाहे AAO का रिजल्ट हो, CDPO का रिजल्ट हो और बीपीएससी 67 का रिजल्ट हो, सभी रिजल्ट में विलम्ब हो रहे हैं। विलम्ब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोगों के कॉपी का मूल्यांकन का जो प्रोसेस है वही डिले शुरू हुआ है, तो ऐसे में विलम्ब होना स्वाभाविक है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि आप लोग के इंटरव्यू में विलम्ब नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में आप लोगों को अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रिजल्ट का वेट बिल्कुल नहीं कीजिए, ये आपके लिए जो है काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, वैसे छात्र खास करके जिनको लगता है कि रिजल्ट उनका आने वाला है। आपको मैं ये भी बता दूं कि 69वीं जो बीपीएससी है उसमें भी सीटों की संख्या अच्छी खासी रहेगी, तो इसलिए जो बच्चे का 68वीं अच्छा नहीं गया है तो वो लोग भी मेंस पे विशेष फोकस कर सकते हैं अभी की रणनीति में। अभी खास करके बात अभी जो हम करेंगे इंटरव्यू को लेकर जब करेंगे, और इस संदर्भ में जो है कि बीपीएससी ऑडिटर के संदर्भ में जो लोग पूछ रहे हैं लगातार कि इसका कटअप क्या रह सकता है, तो बीपीएससी ऑडिटर का कटअप आपको हमारे अनुमान के अनुसार 380 से 390 के बीच रह सकता है जनरल कैटेगरी का। गर्ल्स का भी जो है कि आपको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम 40% से नीचे कटअप नहीं जा सकता, इसलिए 360 के लगभग गर्ल्स का भी सेफ जोन में रहेगा, 370-60। तो आप लोगों को, और एक बात और है कि इसमें जो है कि बहुत सारे ऐसे भी कैटेगरियाँ हैं जिसमें गर्ल्स का हो सकता है कि उतनी मात्रा में स्टूडेंट भी नहीं मिल पाएँ, क्योंकि कटअप जो होगा वो न्यूनतम कटअप से नीचे नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 40% में बने रहने के लिए इंटरव्यू में भी अच्छे प्रदर्शन करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यायिक सेवा के ऐसे भी छात्र होते हैं जिनको जो है कि आपको 40% अंक भी इंटरव्यू में नहीं मिलते हैं, 35 भी नहीं मिलता है। 35 से कम मिल गया तो फिर वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा कि अभी जो है इंटरव्यू के लिए आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सभी लोग जिनको लगता है कि बीपीएससी 67वीं में आपका बेहतर गया है पेपर, ऑडिटर में बेहतर पेपर गया है, तो आप लोग काम करना अपना शुरू कर दें। इंटरव्यू जो है दोस्तों बहुत ही निर्णायक रोल प्ले करता है। वैसे में भी जब आपका मेंस आप बॉर्डर पे पास कर रहे हैं तो उसके बाद अगर इंटरव्यू में आप यहाँ पे 80 नंबर ले आते हैं तो आपका कंफर्म रहता है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑडिटर में ये गैप और भी घटेगा, तो इसलिए आप लोगों को अभी से ही इंटरव्यू में लगना चाहिए। इंटरव्यू के संदर्भ में क्या क्या आपको तैयार करना है, कैसे काम करना है, इस पे वीडियो जो है कि आपको बनाया गया है। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो सभी लोग उसमें जुड़ गए हैं और लगातार ये प्रक्रिया चालू है। देखिए दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू की तैयारी किए बिना ही चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ पर समस्या क्रिएट होती है। अभी ही जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख रहे होंगे कि विचित्र पत्रकारिता को लेकर मैटर उठ रहा है, फेक पत्रकारिता को लेकर जो तमिलनाडु प्रकरण है, तमिलनाडु में जिस तरह से घटनाएं हुई ऐसा बताया गया, उसके संदर्भ में जो तहकीकात किए गए हैं उसमें कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड वीडियो है और उसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। इस आधार पर आलोचना हो रही है और FIR भी दर्ज हुआ है कुछ लोगों के खिलाफ। तो आप लोगों को देखिए, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, विवादित जब प्रकरण पे क्वेश्चन जब आता है तो इतनी सहजता से आप उत्तर देने की स्थिति में नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान स्थिति में कि एक फेक पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति का आप उदाहरण दीजिए या विकृत पत्रकारिता, तो हो सकता है कि अभी इतना इशू चल रहा है सोशल मीडिया पे
कि एक व्यक्ति का नाम आप वहाँ पे ले लें, ऐसा संभव है, जबकि यह गलत है। फेक पत्रकारिता या विकृत पत्रकारिता को पूर्णतः परिभाषित कर पाना भी अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि वही व्यक्ति जन सरोकार का भी मुद्दा उठा रहा है, वही व्यक्ति भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा रहा है, वही व्यक्ति जो है कि आप देखते हैं कि कई बार बिहार में गरीबी और पलायन जैसे संवेदनशील इशू पर भी वीडियो बना रहा है। तो ऐसे में आप उसे विकृत पत्रकार की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन हो सकता है, संभव है कि कुछ उसके वीडियो जो बनाए गए उनके द्वारा वो स्क्रिप्टेड वीडियो हो। यह जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति को आप फेक पत्रकार या फिर फेक पत्रकारिता करने वाले पत्रकार नहीं कह सकते हैं। तो अगर विकृत पत्रकारिता पर जो प्रश्न उभरा है, बहुत सारे स्ट्रीम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वह भी इस पे सवाल खड़ा की है, रवीश जी के द्वारा भी वीडियो बनाया गया है इस इशू पे। तो लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे पर वीडियो बनाती है जो कहीं ना कहीं जन सरोकार के मुद्दे नहीं होते हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, या फिर जो है कि धार्मिक विद्वेषता या उन्माद बढ़ाने वाले वीडियो होते हैं। वो सभी भी वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर ही ठीकरा क्यों फोड़ा जाए कि सोशल मीडिया ही इन गतिविधियों को ज़्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि यूट्यूब के दौर में क्या हो रहा है कि अधिक व्यू पाने के चक्कर में विवादित कंटेंट पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ स्क्रिप्टेड वीडियो भी बन रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में पत्रकारिता का स्तर और गिरेगा, और जो ये गिरता हुआ स्तर है वो कई मायने में एक समस्या भी क्रिएट कर सकता है। जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि तमिलनाडु जो प्रकरण है वह एक अंतर्राज्यीय विवाद को भी जन्म दे सकता था। वह जो है कि आपको एक बड़े मात्रा में जो है कि एक राज्य के लोग को दूसरे राज्य के लोगों से तनाव की स्थिति को भी उत्पन्न कर सकता था। तो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वस्थ पत्रकारिता क्या है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्वस्थ पत्रकारिता का सीधा सा मतलब है कि वैसी पत्रकारिता जिसमें जो संवैधानिक मापदंड पे हो, जन सरोकार के मुद्दे जहाँ पे उठाए जाते हों, जहाँ पे पक्ष और विपक्ष के लोग जो सत्ता पक्ष में हों और विपक्ष में दोनों के आइडियोलॉजी के संदर्भ में समान मंच प्रदान किया जाता हो, उसे हम बोलेंगे आपको स्वस्थ पत्रकारिता। लेकिन अभी जो है उसमें भटकाव आए हैं। भटकाव का स्पष्ट कारण है कि आजकल यूट्यूब का दौर है, वो भटकाव और भी अलग दिशा में चला गया है। एक दूसरा इशू आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में आपको जो है बुलडोजर नीति पे काम हो रहा है। वहाँ की सरकार जो है बुलडोजर नीति को जो है कि एक हथियार बनाई है अपराधियों के मनोबल को कुचलने के लिए, माफियाओं को मनोबल को तोड़ने के लिए। लेकिन क्या बुलडोजर नीति सही है या गलत है, इस संदर्भ में विचारकों का दो वर्ग है जो कि अलग अलग जो है राय रखता है। विचारकों का एक वर्ग मानता है कि जो बुलडोजर नीति है वो गलत है क्योंकि ये काम न्यायपालिका के द्वारा होना चाहिए। लेकिन वहीं विचारकों का दूसरा वर्ग है जो कि कहता है ये उचित है, ये अपराधियों को मनोबल को तोड़ने के लिए उचित है, ये माफियाओं के संयंत्र जो माफिया का मनोबल बढ़ता है उसको कुचलने के लिए ये जरूरी है। तो आप इंटरव्यू में किसके साथ जाएं, बुलडोजर नीति के पक्ष में जाएं या विरुद्ध में जाएं? देखिए, इसके लिए आपको स्पष्ट रूप से एक विचारधारा आपके अंदर विकसित करना होगा। आप कोई आम नागरिक नहीं है, आप क्या हैं? एक प्रशासक है, और प्रशासक का जो निर्णय होगा वो प्रशासनिक मापदंडों पर आधारित होगा, न कि आपको आम जनता के परसेप्शन के आधार पर। हो सकता है कि हम कुछ ऐसे वीडियो भी बनाते हों जिसमें बुलडोजर नीति की आलोचना भी करते हों, लेकिन चूंकि ये क्लास इंटरव्यू की क्लास है तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप सरकार का पक्ष लेंगे। और अगर सरकार ऐसी कोई पॉलिसी अपनाती है जो कहीं ना कहीं आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को
जो है कि नियंत्रण करने के लिए हो, माफियाओं को कुचलने के लिए हो, तो उसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। हमारे राज्य बिहार में भी अगर आप देखिएगा तो नीतीश गवर्नमेंट ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भ्रष्ट अधिकारियों के भवनों को हड़पा जा सकता है, उसके तहत वहाँ पर जो है स्कूल खोला जा सकता है, अस्पताल खोला जा सकता है। ये तो है ही जीरो टॉलरेंस नीति में। लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ा इसका स्वरूप क्या है, अलग है। वहाँ क्या है, स्वरूप थोड़ा सा राज्य सरकार का ज़्यादा आक्रामक दिखाई पड़ता है कि भवन को ही गिरा देना है, बुलडोजर से ध्वस्त कर देना है। लेकिन ये सरकार के तो अधिकार क्षेत्र में है ना कि वो ऐसा अपराधियों के विरुद्ध कर रही है, आम नागरिकों के विरुद्ध नहीं कर रही है। हालांकि आलोचनाओं का आधार हो सकता है, लेकिन आप चूंकि इंटरव्यू आप दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भविष्य के बनने वाले हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि सही है, अगर राज्य सरकार ऐसा कानून बनाती है तो इसे गलत नहीं माना जा सकता है। फिर कहा जाएगा आपको कि बिहार में ऐसे कानून क्यों नहीं बन रहे, तो ये राज्य सरकार को तय करना है, इसमें तो आपका अलग से उत्तर नहीं देना है। तो बहुत सारे ऐसे वैचारिक मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना का इशू है, ईडी सीबीआई का जो प्रकरण है, उसमें आपको क्या लगेगा कि बहुत सारा मैटर पेपर में ऐसा आ रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक रूप से। मैंने भी एक जो है कि आप लोगों के लिए सोशल मीडिया पे डाला था कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। हो सकता है, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा परसेप्शन इस रूप में भी हो सकता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति अपना राय अलग ढंग से भी रख सकता है। लेकिन चूंकि आप इंटरव्यू बोर्ड में जवाब दे रहे हैं, तो आपका निर्णय आम नागरिक का निर्णय नहीं होगा। आपका निर्णय क्या होगा, एक प्रशासनिक निर्णय होगा। और एक प्रशासक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्र के राष्ट्रीय एजेंसी का विरोध ना करे। तो ऐसे में ईडी और सीबीआई के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, चाहे आपको दिल्ली प्रकरण में मनीष सिसोदिया जी पर जो चीज़ किया गया हो ईडी के द्वारा, या फिर तेजस्वी जी से पूछताछ हो रहा हो, तो किसी को आप गलत नहीं मान सकते हैं। अगर मामला उन पे चल रहा है तो पूछताछ किया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन गतिविधियों में संलिप्त है तभी सजा दिया जाएगा ना। तो इसीलिए आप राष्ट्रीय एजेंसी पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये मुद्दा हो सकता है, ये दो प्रकार के विचारधारा इस संदर्भ में हो सकती है, और हो सकता है इस पर आम जनता का परसेप्शन अलग भी हो। लेकिन चूँकि आप एक भविष्य के प्रशासक हैं और आपको राष्ट्रीय संस्थाओं जो संवैधानिक मापदंडों पे कार्य करते हैं उनका विरोध नहीं करना है, तो आपको तार्किक ढंग से उत्तर देना है। बहुत कुछ मायने रखता है। आप इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं उसके बहुत सारे मीन्स होते हैं, और प्रशासनिक मापदंडों के विरुद्ध आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए इन बारीकियों को समझने के लिए चर्चाओं का दौर लंबा चलेगा। और बीपीएससी 67वीं है, ऑडिटर है, AAO है, CDPO है। जो भी बच्चों को लगता है कि आपका रिजल्ट आने वाला है, तो इंटरव्यू में प्रयास हमारा होना चाहिए कि 80+ अंक किसी भी कीमत पर आपको लाना है। और ऐसे में आप प्रशासनिक दक्षता बढ़ाकर परिस्थिति जन क्वेश्चन में किस सिचुएशन में कैसे निर्णय लेने हैं, विभिन्न विषयों के बीच क्या क्या आपको जो है कि तैयार करना है, उसको बेहतर ढंग से तैयार करके आप अच्छे अंक पा सकते हैं। वेट बिल्कुल नहीं कीजिए कि रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट आने वाला है, ऐसे भी ऑडिटर का जो एग्ज़ाम है, मैं आपको बताता हूँ कि 2600 से 2700 लड़के मात्र मेंस दिए हैं, उसमें 1000+ रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और जब 1000+ रिजल्ट आने वाला है तो कटअप आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। और 20 से 25 पंचायत और कहीं कहीं तो 32 पंचायत का ऑडिटिंग का काम आपको दिया जाएगा। समझ सकते हैं कि एक मुखिया की स्थिति क्या है, सामाजिक स्टेटस क्या है, उनका आर्थिक स्टेटस क्या है। तो ऑडिटर का जो है कि कितना बड़ा प्रभाव रहेगा। और चूँकि ऑडिटर को जो तैनात किया जाना है, उनकी नई भर्ती है, नया कैडर है, इसलिए बहुत गोल्डन चांस है आप लोगों के पास। और जो लोग बीपीएससी 67 में बेहतर किए हैं, सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लें। क्लास नियमित रूप से जो है कि सप्ताह में 1-2 क्लास आप लोगों के लिए चल रही है,
लिया जा रहा है, कैसे आपको काम करना है, किस तरह से आपको उत्तर देना है, सारे चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग रैंकर्स व्यू टीम के साथ जुड़ें, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। बीपीएससी के 3 बार, चाहे बीपीएससी 64 हो, 65 हो, 66 हो, तीनों बार के इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान से रहे हैं। एमवीआई में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में अंक पाने वाले जो छात्र हैं वो हमारे संस्थान से रहे हैं। ईएसआई का लगभग 40 से 45% रिजल्ट रैंकर्स व्यू संस्थान के नाम रही है। तो इतना निश्चित है कि अगर आप काम करते हैं इंटरव्यू में तो आप बेहतर अंक पाएंगे। देखिए, जीतता वही है जो निरंतर मेहनत करता है। आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर कि लोग कैसे बोल रहा है, किस तरह से फेस बना के बोल रहा है, किस लहजे में बोल रहा है, उससे सुधार नहीं होगा। आप में अपने अंदर प्रशासनिक मुद्दों पर कैसे जवाब देना है, समसामयिक जो विवादित प्रकरण चल रहे हैं उस पर कैसे जवाब देना है, रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भारत का क्या पक्ष है, इस संदर्भ में श्रीलंका संकट जो आया उसमें कौन कौन से आर्थिक फैक्टर जिम्मेदार थे, जो गेहूं के निर्यात पर भारत ने प्रतिबंध लगाया, उसके बाद आटा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है निर्यात पर हाल के दिनों में, क्यों ऐसा करना पड़ा। तो सारे पॉलिसी को आपको जानना पड़ेगा। अभी इन्फ्लेशन जो है राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आपको चर्चा में है। तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो खास करके आपको ऑडिटर वाले लोग हैं उनको टर्म भी इकोनॉमिक टर्म अच्छे ढंग से करना होगा। जिनका मैथ है उनसे अलग अलग संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारे चीज़ों पर काम किया जाएगा, लेकिन दोस्तों देर नहीं करना है। आज से ही जुड़िए, अभी से ही जुड़िए और निरंतर मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप लास्ट समय में जब आप जुड़ते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है, आप मौक देने से पीछे हटते हैं और डायरेक्ट जब आप बोर्ड में इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उस समय आपका मनोबल डाउन रहता है और यही कारण है कि इंटरव्यू में आप बेहतर अंक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए निरंतर अभ्यास करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लाना है। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। अगर आप अच्छे ढंग से संवैधानिक मापदंड पर उत्तर देंगे तो बेहतर अंक आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।